हेलो एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर इन ह्यूमंस। तो हमारे पास सबसे पहले हम दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एंटीजन एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडी। तो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में बाहर से सराउंडिंग से आ रही है और जिसके अगेंस्ट हम इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर सकें, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। तो और जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकें। तो हम कहते हैं कि एंटी जीन्स आर एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, एनी फॉरेन पार्टिकल्स विच कॉज आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। तो वो हमारे पास फॉरेन कोई सब्सटेंस है और हमारे बॉडी में एंटर हो रही है, तो हम दिस इज़ वेरी मे बी हार्मफुल फॉर बॉडी। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंजी अलजी कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा तो इट्स foreign body which enters our body and generates immune response. And antigens are proteins, maybe peptides and maybe polysaccharides, कोई भी इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड immunoglobulins, a protective protein produced by immune system in response to the presence of a foreign substance called an antigen। जो हमारे पास एंटीजन आया उसकी हर एंटीजन की अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है और उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमारी इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ बनाती है। जो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर उनके लिए स्पेसिफिक होती है कि अगर वही एंटीबॉडीज़ के साथ उनको हम जो है वो मिक्स करेंगे तो वो एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड हो जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगी। तो हम एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। तो वो बैक्टीरिया के जो सरफेस पे प्रोटीन्स हैं या उसके जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है कोई, या उसका कोई साइटोप्लाज्म में या किसी न्यूक्लियस में कोई उसकी जो न्यूक्लियोइड है उसमें कोई अगर ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके वो हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है, तो हमारी बॉडी उसको कहेगी कि दिस इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगी, इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगी। और उसके रिज़ल्ट में एक दूसरी चीज़ ये है कि उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब एंटीबॉडीज़ उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बनेंगे जो हमारे पास बैक्टीरिया फॉरेन से आ रहा है, और वो एंटीबॉडीज़ उसी स्ट्रक्चर से बाइंड करेंगी जिसके अगेंस्ट वो बनी गई हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ एक तो बाकी जीन्स एंटीजीन्स जो हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा आए हैं उनके साथ बाइंड करके उनको एलिमिनेट करेगी बॉडी से, और वो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहेंगी ताकि अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी वो एंटीजन हमारे पास दोबारा आ रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ बाइंड करेंगी और इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करेंगी। तो हमारे पास ये आप समझ लें कि एंटीजन कोई फॉरेन बॉडी है जो हमारे बॉडी में एंटर हो रही है, एंड एंटीबॉडी क्या है, उसके अगेंस्ट एक प्रोटीन हमारी बॉडी बना रही है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है उस एंटीजन से, और हमारे इम्यून सिस्टम को अगर उससे बाइंड हो गई तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। और एंटीबॉडीज़ आर ऑलवेज प्रोटीन्स इन नेचर। इसके अलावा हम रिपीट करते हैं कि कोडोमिनेंस मीन्स कि अगर दो हमारे पास अलील्स आ रहे हैं तो दोनों जो है वो एक्सप्रेस हो जाएं ऑफस्प्रिंग में, तो हम उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। और हमारे पास इनका एग्जांपल हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। अगर कि कहाँ से ए अलील आ रही है और दूसरे पेरेंट से बी अलील आ रही है तो बोथ विल बी एक्सप्रेस एंड द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। और हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप्स के लिए 3 अलील्स होती हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई सॉरी एंड थर्ड इज़ द स्मॉल आई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देख लें कि एक पेरेंट से जो है वो एक अलील आती है, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें हमेशा 2 अलील्स होंगी, 3 अलील्स कभी नहीं होंगी। और ये बात आप जो है वो अपने जहन में रख लें, कंफ्यूज ना हो कभी कि एक जो है वो इंडिविजुअल में 3 अलील्स पॉसिबल हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के लिए 3 अलील्स हैं सेम लोकाय पे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। तो अगर फादर का क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम पे एक अलील मौजूद होगी। तो एक वो अलील जो है वो कैपिटल आई ए हो सकती है, कैपिटल आई बी हो सकती है या स्मॉल आई हो सकती है। कोई भी एक क्रोमोसोम पे एक अलील हो सकती है। तो 2 क्रोमोसोम हमारे पास पेयर्स हैं तो 2 ही, एक फादर से एक मदर से आ रहा है तो 2 अलील्स होंगे एट अ टाइम पे 3 अलील्स नहीं होते। इसके बाद कैपिटल आई ए अलील इज़ अ डोमिनेंट एंड कैपिटल आई बी अलील इज़ आल्सो डोमिनेंट। तो अगर दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट हैं तो बोथ विल बी एक्सप्रेस्ड, इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए बी को जो है वो को डोमिनेंट कहते हैं। अगर स्मॉल आई आ रही है तो दिस इज़ अ रिसेसिव एंड कोई भी हमारे पास जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी।
तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं अगर उन पे कोई भी प्रोटीन मौजूद नहीं होगी। अगर कोई ब्लड ग्रुप जिसका ए है, इसका मतलब ये है कि उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ए एंटीजीन मौजूद है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसका मतलब है उसके सरफेस रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे बी एंटीजन जो है वो मौजूद है। तो हम आगे चलते हैं इन ताकि क्या बनेंगे। पहले एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ पे मदर से कैपिटल ए आ रही है, फादर से भी कैपिटल ए आ रही है, तो जीनोटाइप कैपिटल ए बना, एंड फिनोटाइप क्या बना, ब्लड ग्रुप ए बना। अगर हम लास्ट एग्जांपल पे आएँ तो मदर से हमारे पास जो है वो ओ आ रहा है, ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं आ रहा, यहाँ से फादर से भी ज़ीरो, कोई एंटीजन नहीं आ रहा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा ज़ीरो, और यहाँ से हमारे जीनोटाइप भी ओ ही होगी क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन है। अगर फादर से हमारे पास ए आ रहा है, सॉरी मदर से ए आ रहा है, फादर से ओ आ रहा है, तो जीनोटाइप कैपिटल ए ओ होगा, एंड द फिनोटाइप वुड बी ए बिकॉज ए वुड एक्सप्रेस इटसेल्फ क्योंकि वो डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे मदर से बी आ रहा है, फादर से ए आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप वुड बी ए बी बिकॉज दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए को डोमिनेंट हैं, एंड दे बोथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा अगर हम किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप देखें तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये है कि इनके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके सरफेस पे एक प्रोटीन है जिसको हमने नाम दिया है एंटीजन ए। अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस पे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रोटीन होगी जिसको हमने नाम दिया है एंटीजन बी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए एंड बी है तो इट मीन्स के उसके रेड ब्लड्स के सरफेस पे दोनों प्रोटीन्स होंगी। ये आप देखें यहाँ पे सर्कुलर एंड पैरामिडल जो ट्रायंगुलर शेप दोनों जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस हो रही हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ टाइप है तो इसका मतलब है उसके सरफेस पे उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर किसी का पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में या उसके सीरम में बी के लिए एंटीबॉडीज़ होंगे। बी के लिए एंटीबॉडीज़ क्यों होंगे, क्योंकि वो बी जो है वो उसका अपना नहीं है। ये देखिए आपके जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे, और जिसका ब्लड ग्रुप ए से ही बी होगा उसके सीरम में या उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगे, क्योंकि ए उनके लिए जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके लिए ए तो फॉरेन बॉडी हो गया, और जिनका ब्लड ग्रुप ए एंड बी है उनके लिए दोनों ए एंड बी अपने हैं और कोई फॉरेन बॉडी उनके लिए नहीं है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके लिए ए एंड बी जो है वो दोनों फॉरेन बॉडीज़ हो गए, तो द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ वुड हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए एंड बी बोथ। अच्छा, हम इसको इस स्लाइड से और क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो टाइप है उसके ऊपर अगर सरफेस एंटीजन पे ए आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, और इसके ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे, क्योंकि जो एंटीजन बी हो गया वो उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस है, और उसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए उसके सरफेस पे मौजूद है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और उसके बॉडी में उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगे क्योंकि ए उसके लिए फॉरेन बॉडी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इट मीन्स के उसके रेड ब्लड सेल्स पे ए एंड बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, और उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि ए एंड बी बोथ उसके लिए अपने स्ट्रक्चर्स हैं, कोई उसके लिए फॉरेन स्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वैसे ही उसके सरफेस पे देयर वुड बी नो एनी एंटीजन एंड ही वुड हैव द एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंड अगेंस्ट बी, और उसके बाद उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। इसके पास हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो है आर एच फैक्टर, जिसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरी प्रोटीन है ऑन दी सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो अगर के किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे कि ही इज़ आर एच पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पे वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ही इज़ आर एच नेगेटिव पर्सन। तो जिसके पास आर एच फैक्टर की प्रोटीन है वो आर एच पॉजिटिव है, जिसके पास आर एच फैक्टर प्रोटीन नहीं है वो आर एच नेगेटिव है। तो ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसके पास आर एच फैक्टर बी है तो वो ए पॉजिटिव हो गया। अगर ब्लड ग्रुप बी है और उसके पास आर एच फैक्टर बी है तो इट्स कॉल्ड ए ब्लड बी पॉजिटिव। अगर उसके पास आर एच फैक्टर नहीं है तो वो बी नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही ए बी एंड ओ सारे जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारे पास आर एच फैक्टर सेम होता है सबके लिए,
क्योंकि ये एक अलग प्रोटीन है। अगर मौजूद है रेड ब्लड सेल्स पे तो पॉजिटिव, अगर मौजूद नहीं है तो रेड ब्लड सेल्स नेगेटिव। इसके अलावा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक कॉमनली हमारे पास सवाल आते हैं, और वो सवाल ये होते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब ये देखें कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए है क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी अपना एंटीजन है, बी एंटीजन भी अपना एंटीजन है। अगर किसी पर्सन का जिसका ब्लड ग्रुप ए है हम इसको दे रहे हैं तो जो है वो ए के ख़िलाफ़ इसमें कोई इम्यून रिस्पांस जो है वो जनरेट नहीं होगा। अगर इसको बी ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो बी में भी इसके ख़िलाफ़ कोई इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं करेगा। अगर इसको ओ दे रहे हैं तो ओ में तो वैसे ही कोई एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास ए एंड बी दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं और इसके लिए कोई भी एंटीजन फॉरेन नहीं है। लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास RH फैक्टर भी है, तो नेगेटिव से भी ले सकता है ब्लड क्योंकि उसके पास RH फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव से भी ले सकता है क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप हमारे पास O नेगेटिव है, इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। अब इसको यूनिवर्सल डोनर हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके पास ना कोई RH फैक्टर है और ना ही कोई सरफेस एंटीजन है, क्योंकि अगर जिसकी बॉडी में ये जाएगा तो उसकी बॉडी इसके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँ कि ब्लड ग्रुप जो ए बी हमारे पास पॉजिटिव है, और उसको हम ब्लड ग्रुप कहा जाता है बुक्स में कि कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप हमारे पास है ए। अब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और ए बी एक पेशेंट है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो एक पेशेंट है, हमें इसको ब्लड ग्रुप देना है, जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, इसको ब्लड चाहिए। लेकिन अब हमारे पास जो पर्सन है वो है ए ब्लड ग्रुप वाला, तो हम तो ये कहते हैं कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है इट्स अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो हम तो किसी से भी इसको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन हम ए से इसको नहीं देंगे। क्यों? अगर ए बी अवेलेबल है हमारे पास, या थोड़ी मुश्किल भी हो रही है ए बी ब्लड ग्रुप ढूंढने में या थोड़ी फाइंडिंग करने में, तो हम कोशिश करेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो हमें मिल जाए, ए इसको ना दें। अब ए इसको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ए से तो हमें कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन इसके बॉडी में जो बी बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे डोनर की बी जो हमारे पास रिसिपिएंट का जो एंटीजन बी है उसके साथ बाइंड करके इम्यून रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। तो हम अवॉइड करेंगे कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए बी ही हमें मिल जाए तभी हम देंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि इस जो ब्लड ग्रुप पर्सन ए है, ज़रूरी नहीं है कि इसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब हो। अगर कोई रिस्क हो रही है, हमें बहुत नीड है ब्लड की, एक इमरजेंसी की कंडीशन है, तो हम दे सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते। इसको पास ज़माने में जब ये जो है वो टेक्निक या नॉलेज नहीं दी तो कहा जाता था कि इट्स अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रियल एंड प्रैक्टिकल केस। इसके अलावा हमारे पास ऑफस्प्रिंग की ब्लड ग्रुप क्या होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। हमारे पास क्वेश्चन में आ जाते हैं सवाल कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है या ए कोई भी है, तो ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अगर यहाँ से एक पेरेंट से ओ आ रहा है, दूसरे पेरेंट से ओ, तो ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली ओ ही होगा क्योंकि दोनों रिसेस हैं। अगर यहाँ से ओ आ रहा है और यहाँ से ए है, तो पॉसिबल ये है कि मोर लाइकली तो ये होगा कि ब्लड ग्रुप ए है, ए ही हो जाए। लेकिन अगर ये ए वाला अगर जो है वो हेट्रोजाइगस होगा तो इसके पास एक जो है वो स्मॉल आई होगी, अगर वो आ गई तो हमारे पास यहाँ पे ए ओ ब्लड ग्रुप भी बन सकता है। अगर यहाँ पर हमारे पास यही इस बी से भी सेम कंडीशन है कि अगर ये हेट्रोजाइगस होगा तो पॉसिबल ये है कि इससे स्मॉल आई आए और स्मॉल आई मिलके ओ ब्लड ग्रुप बनाएं। अगर यहाँ से स्मॉल आई नहीं आई, बी आई सिर्फ, तो ये ब्लड ग्रुप इनका बी ही बनेगा। और अगर हमारे पास ए बी है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप और ए का ओ है, तो हमारे पास ए भी पॉसिबल है एंड बी भी पॉसिबल है, ओ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
इस पेरेंट से जो ए बी है उसे या तो ए आएगा या तो बी आएगा, और जो भी आया खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो ए जो है वो हमेशा रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा। अब यही केस है हमारे पास, एक यहाँ पे देखें कि अगर एक पेरेंट से ए आ रहा है दूसरे से ओ, तो ये तो सेम कंडीशन हो गई जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड नंबर पे आएँ तो ए एंड ए को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये देखें इससे क्रॉस कर रहे हैं, तो या तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा या तो ब्लड ग्रुप ए आएगा। अब ये समझने की कोशिश करें कि अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए वाले और दूसरा ए वाला, अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं तभी ब्लड ग्रुप ओ पॉसिबल है, क्योंकि ओ के लिए दोनों पेरेंट से स्मॉल आई आना ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट में स्मॉल आई अवेलेबल है, मतलब मींस के वो हेट्रोजाइगस हैं, तभी ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। अगर वो हेट्रोजाइगस नहीं हैं, उनमें से कोई भी होमोजाइगस है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ए ब्लड ग्रुप बनेगा, कोई ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, बनने का कोई चांस नहीं है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को हम बी ब्लड ग्रुप वाले से क्रॉस करा रहे हैं, तो हमारे पास ऑल 4 ब्लड ग्रुप जो हैं वो पॉसिबल हैं कि कोई भी आ सकता है। क्योंकि अगर दोनों हेट्रोजाइगस हुए तो यहाँ से स्मॉल आई आ सकती है, यहाँ से भी स्मॉल आई आ सकती है, तो ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। यहाँ से ए आए, यहाँ से स्मॉल आई आए तो ए ब्लड ग्रुप बन सकता है। और यहाँ से स्मॉल आई आए ए से और बी से बी आए तो बी बन सकता है। या यहाँ से कैपिटल आई ए आए और यहाँ से बी आए तो ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। और इसको अगर ए बी वाले से क्रॉस कराएं, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा या तो ए बी बनेगा, क्योंकि ये ए पॉसिबल है कि हेट्रोजाइगस हो। तो ये चार्ट आप सब ब्लड ग्रुप्स के लिए, बाकी जो बचते हैं वो खुद प्रैक्टिस कर लें, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है वो है कि परसेंटेज हम कैसे काउंट करें, कि अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारे पास क्या परसेंटेज है कि ब्लड ग्रुप ए बने, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ओ। तो हमारे पास देखें कि ये अगर फादर हैं और ये मदर हैं, तो सबसे पहले कि ये देखें कि फादर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। सबसे पहले ये कंडीशन आप सवाल में चेक ज़रूर कीजिएगा कि फ़ादर या मदर होमोजाइगस आ रहे हैं या हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। अगर आपके पास हेट्रोजाइगस का एग्जांपल दे रहा है, तो इट मीन्स कि कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, एंड यहाँ से मदर से भी कैपिटल आई ए एंड स्मॉल, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। अगर फादर या मदर की कोई क्लियरिटी नहीं है कि हेट्रोजाइगस है या नहीं है, तो उसके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। और हमारे पास ये 2017 में एक सवाल भी आया था, कोई टेस्ट थी उसमें, और मैं कोशिश करूँगा कि वो सवाल मिल जाए, तो हम उसको क्वेश्चन वाला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम ये कंडीशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ़ादर भी हेट्रोजाइगस है एंड मदर भी हेट्रोजाइगस है। तो हमारे पास चांस ये है कि फ़ादर से कैपिटल ए आए, इसके चांस क्या हैं, 50% आए, और मदर से बी आए, ये 50% चांस है, या तो स्मॉल आए, ये 50% चांस हैं। तो हमारे पास ओवरऑल जो ए के चांस हो गए वो हो गए 25%, क्योंकि फ़ादर से आने के 50%, मदर से भी आने के, स्मॉल आई आने के 50%, तो ओवरऑल 25% चांस बने। यहीं बी के लिए ही हमारे पास जो है वो सेम रूल है कि अगर मदर से हमारे पास कैपिटल बी आ रहा है और हमारे पास फादर से स्मॉल आई आ रहा है, तो यहाँ से 50% चांस है, फादर से 50% चांस है, तो ओवरऑल हमारे पास जो चांस हुई वो 25% हुई। और यहाँ से ए के चांसेस 50%, यहाँ के बी के चांसेस 50%, तो ओवरऑल जो ए बी के चांसेस हैं वो 25%। एंड सेम फॉर दी ओ, यहाँ से अगर स्मॉल आई आए 50% चांस, यहाँ से स्मॉल आए 50% चांस, तो ओवरऑल जो चांस बन गई वो 25% बन गई। तो अगर फादर एंड मदर बोथ एक, वन इज़ ब्लड विद ब्लड ग्रुप ए एंड दी अदर इज़ ब्लड विद ब्लड ग्रुप बी, तो हम अगर उनकी हमारे पास मैरिज हो रही है, तो ऑल ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल इन दी चिल्ड्रन, एंड चांसेस क्या हैं 25% फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तो ये आप सवाल याद कर लें, क्योंकि काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस में सवाल ये कॉमनली सवाल आ रहा है कि फादर हेट्रोजाइगस, मदर हेट्रोजाइगस, फादर फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड मदर फॉर ए ब्लड ग्रुप, तो चांसेस क्या बनते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये नॉन केस नहीं है कि फादर हेट्रोजाइगस है या नहीं है, मदर हेट्रोजाइगस है या नहीं है, तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन ही बिल्कुल अलग हो जाएगी। और अगर वो सवाल हमें कोई मिल जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। And thank you.